गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैंने आपको पिछले क्लास में गांधी युग के बारे में चर्चा किया था, जो 1919 से 47 तक का मैंने आपको भारतीय इतिहास से परिचय करवा रहा था, और विशेषकर उसमें गांधी युग की चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने पिछले क्लास में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना तक हम लोगों ने प्रकाश डाला था। उसके बाद की घटनाओं पे आज नजर डालते हैं, लेकिन नजर डालने से पहले आज 30 अप्रैल है, और 30 अप्रैल एक नोटिस मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि प्रत्येक साल 30 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा बाल श्रमिक उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें 14 साल से नीचे के बच्चे को काम पे लगाना गैर कानूनन अपराध माना जाता है। इसलिए इस पॉइंट को आप नोटिस कर लोगे, दिमाग में नोट कर लेना है कि प्रत्येक 30 अप्रैल को इंडिया में बाल श्रमिक उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आज 30 अप्रैल था, इसके बारे में मैंने पर चर्चा कर दिया। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, दुखद समाचार है कि कल 29 अप्रैल को 2020 हमारे सिने जगत, फिल्म के सिने जगत के बहुत अच्छे अभिनेता और कलाकार थे इरफान खान, वो हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दुखद घटना है। और आज सुबह का वाक्य है कि ऋषि कपूर, जो कि बहुत ही ओल्ड सिने जगत के अच्छे खासे अभिनेता माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म बॉबी से शुरुआत की थी, उनका भी देहांत आज सुबह हो गया, जो हमारे फिल्मी सिने जगत के लिए एक दुखद घटना थी। बहरहाल इन बातों को हम छोड़ते हैं और अपने पुनः टॉपिक पे कंटिन्यू बने रहते हैं। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। यहाँ लिखा है 30 अप्रैल बाल श्रमिक उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने गांधी युग के बारे में चर्चा किया था आपसे, गांधी युग के बारे में मैंने चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड तक घटना देख चुका था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, इस हत्याकांड की जांच के लिए मैंने पिछले बार बताया था, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। इसका पूरा डिटेल मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका हूं। अगर जो लोग नहीं देखे वह पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी आंकड़ा में तो बहुत कम लोगों का मृत्यु का आंकड़ा बताया गया, लेकिन उसमें मरने वालों की संख्या लगभग 1000 में थी। 1600 राउंड गोलियां चली थी। ऐसी निर्मम घटना पहले कभी नहीं हुई थी। इस निर्मम घटना की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम था हंटर आयोग। एक आयोग बनाया गया, इस आयोग का नाम हंटर आयोग था। इसमें 5 सदस्य अंग्रेज थे, 5 सदस्य इसमें अंग्रेज थे और 3 सदस्य इसमें भारतीय सम्मिलित थे। लेकिन इस आयोग जो जांच के लिए बैठाया गया, इसका कोई नतीजा निकल कर नहीं आया। आपको मैं बता दूं कि हंटर आयोग जांच के लिए बनाया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग था? हंटर आयोग था। लेकिन यह हंटर आयोग किसी काम का साबित नहीं हुआ। उल्टा अंग्रेजी सरकार ने जनरल ओ डायर को इस कार्य के लिए, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए प्रशंसा करती है और उसे सम्मान स्वरूप कई तरह का उसे भेंट स्वरूप करती है। लेकिन इन बातों का असर सबसे अधिक पूरे भारतवासियों का था। भारतवासी दुखी थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्हें सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि मिली थी, तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दिया। अभी इरेज करते, मैंने बताया था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड ठीक है अपनी जगह पे, यह एक निर्मम घटना थी जिसके जांच के लिए हंटर आयोग लाया गया, लेकिन किसी काम का हंटर आयोग नहीं रहा। अंग्रेजों की एक नीति थी, फुट डालो राज करो। और गांधी जी चाहते थे कि जब तक हिंदू और मुसलमानों को एक साथ नहीं रखा जाएगा, तब तक कभी भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सफल नहीं बनाया जा सकता है। और इस सफलता को पाने के लिए गांधी जी अथक प्रयास करते हैं। अभी मैं यहाँ परिचर्चा एक आंदोलन का करूंगा जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन, जिसमें गांधी जी की भूमिका कम है, परंतु उसने हिंदू और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया खिलाफत आंदोलन के माध्यम से। खिलाफत के बारे में थोड़ा चर्चा करता हूं कि खिलाफत में खलीफा है, और खलीफा तुर्की का प्रधान है, और पूरे यह विश्व के जितने भी मुसलमान थे, उस मुसलमान का धर्म गुरु था। पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान थे, मुसलमान का धर्म गुरु खलीफा था। लेकिन खलीफा की
पद और प्रतिष्ठा दोनों को अंग्रेज ने समाप्त कर दिया। ऐसी परिस्थिति में भारतीय मुसलमान नाराज हो गए और खलीफा के पद प्रतिष्ठा को समाप्त करने वाले इंग्लैंड थे और इसलिए इंग्लैंड से भारतीय मुसलमान नाराज थे। अतः खलीफा के पद को बचाने के लिए और तुर्की के पक्ष लेने के लिए, चूंकि पूरे विश्व के मुसलमान का धर्मगुरु था, मुसलमानों की सहानुभूति खलीफा से जुड़ी हुई थी और खलीफा के पद को इंग्लैंड समाप्त कर दिया, उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। इसलिए खलीफा के प्रश्न पर इंडिया में अली बंधुओं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ 1919 में होता है। यद्यपि यह इसकी पृष्ठभूमि 1919 में तैयार होती है, लेकिन चलते चलते यह 1920 के आगे की ओर बढ़ते जाता है। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है और खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता अली बंधु हैं। अली बंधु, कई जगह पे कई लोग बोल देते हैं कि खिलाफत आंदोलन के नेता गांधी जी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी जी ने उसमें सहयोग किया है, लेकिन खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता अली बंधु थे। एक मोहम्मद अली है और दूसरा शौकत अली। एक मोहम्मद अली है और दूसरा शौकत अली। इसको इरेज करते हैं। गांधी एरा हम लोग पढ़ रहे थे 1919 से 47 के बीच में, जिसमें मैंने आपको बताया कि गांधी जी जालियांवाला बाग हत्याकांड तक हम लोग क्लियर कर चुके थे। खिलाफत आंदोलन का एक बीच में मुद्दा आया था जो कि मुसलमानों का मुद्दा था। गांधी जी इसका फायदा उठाना चाहते थे, हिंदू मुसलमानों को जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। परंतु उसका खिलाफत आंदोलन का मुख्य नेता अली बंधु थे। दो भाई थे, एक मोहम्मद अली और एक मैंने आपको नाम बताया शौकत अली। ये दोनों भाई मिलकर के अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। अब देखते हैं आगे की बात, इसको इरेज करते हैं। खिलाफत आंदोलन जो मैंने बताया, खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ किया गया, जिसके नेता अली बंधु थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने इंडिया में 19 अक्टूबर 1919 को याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 19 अक्टूबर 1919 की बात है। 19 अक्टूबर 1919 की बात है। अपने इंडिया में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। खिलाफत दिवस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया, कौन सा वह डेट था? 19 अक्टूबर 1919। इस डेट के बारे में एक और परिचर्चा करना चाहूंगा मैं। इसी 19 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग समिति गठन किया गया था। हंटर आयोग जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। हंटर आयोग 19 अक्टूबर 1919 को, और 19 अक्टूबर 1919 को ही खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे की ओर परिचर्चा करते हैं, इसे हटाते हैं यहां से। तो हंटर आयोग जिसका गठन 19 अक्टूबर 1919 को, और यहां मैं बता दूं कि खिलाफत दिवस के रूप में विरोध किया गया था अंग्रेजों का, और खलीफा के पक्ष में आंदोलन अली बंधु के नेतृत्व में किया गया, और खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 को दिन मनाया गया। अब मैं यहां परिचर्चा करना चाहूंगा एक बहुत बड़े आंदोलन का, जो कि 1857 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है और देश का पहला जन आंदोलन था। यद्यपि 1857 की क्रांति हुई है, हम सभी जानते हैं 1857 की क्रांति जो सिपाही विद्रोह है, और यह विद्रोह हुआ, लेकिन यह विद्रोह पूरे भारतवर्ष में व्यापक स्तर पर नहीं फैल सका। इसलिए 1857 की क्रांति को जन आंदोलन संबोधित नहीं किया जाता है पूरे भारत का। और अगर भारत का अगर जन आंदोलन की बात की जाए तो भारत का पहला जन आंदोलन, इसके पहले कई आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन अगर पहले जन आंदोलन की बात की जाए, ये पहला जन आंदोलन की बात की जाए तो पहला जन आंदोलन में असहयोग को माना जाता है, असहयोग आंदोलन। यद्यपि मैं थोड़ा सा परिचर्चा करूंगा, 1909 ईस्वी में गांधी जी द्वारा एक रचित पुस्तक थी। गांधी जी द्वारा एक रचित पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज जो पुस्तक है, इस पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया था कि भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग किया, इसलिए अंग्रेज यहां टिके हैं, और जब तक असहयोग की नीति नहीं अपनाई जाएगी तब तक यहां से अंग्रेज हटने वाले नहीं है। इस पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया था, पुस्तक का नाम हिंद स्वराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज की रचना किसने किया? गांधी जी ने। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब हुई? 1909 में। इसी पुस्तक में उन्होंने असहयोग का चर्चा किया।
और यही असहयोग को उन्होंने हथियार बनाया और पूरे भारत में इसको फैलाने का काम किया। आपको मैं बता दूं, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया जाता है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, जिसकी कांग्रेस ने पुष्टि, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इसकी पुष्टि कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन है, नागपुर अधिवेशन है, यहां देखते हैं कांग्रेस ने इसकी पुष्टि नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में की, दिसंबर 1920 में की। मैंने यहां बताया आपको यहां पे कि असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, लेकिन कांग्रेस ने इस असहयोग की पुष्टि की दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। यह आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन, व्यापक स्तर का आंदोलन। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बहुत बड़े बड़े जो नेता लोग थे इसमें असहयोग में गांधी जी का साथ दिया। असहयोग का मतलब ही होता है, अ का अर्थ न होता है, सहयोग का मतलब साथ। गांधी जी ने सभी भारतीयों से अपील की कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अंग्रेज का साथ नहीं देगा, और अंग्रेज का साथ नहीं देगा इसलिए उन्होंने असहयोग का हथियार लिया। एक पॉइंट है यहाँ पे, असहयोग होने के 3 प्रमुख कारण थे। सबसे पहला जालियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा खिलाफत का मुद्दा था, और तीसरा लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसलिए 3 पॉइंट के कारण गांधी जी ने असहयोग को अपना हथियार बनाया। क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, इसलिए गांधी जी ने असहयोग को अपना हथियार बनाया और अंग्रेजों का साथ नहीं देने को कहा। और इस प्रकार 1 अगस्त 1920 को असहयोग प्रारंभ होता है, और इसकी कांग्रेस ने पुष्टि नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में की। अब आगे देखते हैं क्या होता है। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत सभी छात्र, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ने बहिष्कार किया। लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अगर मैं बात करूं असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन बहुत व्यापक स्तर का आंदोलन माना जाता है। यह आंदोलन अच्छे तरह से चल रहा था, लेकिन बीच में एक घटना घटती है। यह घटना 5 फरवरी 1922 की है। इस घटना का नाम है चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड। यह चौरी चौरी हत्याकांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरी चौरा हत्याकांड, यह घटना उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है, जहां वहां पुलिस चौकी थी। चौरी चौरा एक छोटा सा कैंप था, थाना नहीं बल्कि कैंप की बात कर रहे हैं, जहां पर एक मुख्य और बाकी 21 पुलिसकर्मी थे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इसमें 22 पुलिसकर्मी इस कैंप में थे। और इस कैंप में कुछ भारतीयों द्वारा हिंसक झड़प होती है, घटनाएं घटती हैं। इस कैंप में आग लगा दी जाती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के मर जाते हैं। और यहां पर हिंसक घटना हो जाती है, और गांधी जी हिंसा के सख्त विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी आंदोलन में हिंसक घटना हो। इस वजह से गांधी जी ने आपत्ति जताई और उन्होंने यह आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया गया। 11 फरवरी 1922 को वह आंदोलन रोक देते हैं, और 12 फरवरी 1922 अगले दिन, 11 के जस्ट बाद अगले दिन 12 फरवरी 1922 को सार्वजनिक रूप से यह ऐलान कर दिया जाता है कि अब असहयोग आंदोलन स्थगित किया जाता है। असहयोग आंदोलन स्थगित किया जाता है। यद्यपि मैं बता दूं कि कई कांग्रेसी बड़े बड़े नेताओं ने गांधी जी की आलोचना की इस असहयोग आंदोलन के स्थगित करने से। इसकी काफी जगह आलोचनाएं की गई गांधी जी की असहयोग आंदोलन के स्थगन से, जिसका बाद में काफी लंबे समय तक उन्होंने इस बात को समझा भी, लेकिन वे असहयोग को जो प्रारंभ किया तो उसमें कोई भी हिंसक गतिविधि नहीं चाहते थे, लेकिन यह हिंसक घटना घट गया। इस वजह से वे असहयोग को स्थगित करने का फैसला लेते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि इस असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा हत्याकांड जैसी घटना होने से अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी पे राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जाता है। और राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जाता है। फलस्वरूप 13 मार्च 1922 की बात है, 1922 की बात है, गांधी जी को 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई जाती है।
6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई जाती है गांधी जी को 13 मार्च 1922 को। लेकिन जेल में इनकी तबीयत बिगड़ जाती है और स्वास्थ्य स्थिति को हवाला देते हुए इन्हें कुछ ही समय में रिहा कर दिया जाता है। मैं फिर से हल्का सा टॉपिक यहाँ बताना चाहूंगा। 5 फरवरी 1922 अपने आप में बहुत ही फेमस घटना है, चौरी चौरा हत्याकांड है, जो कि जो असहयोग आंदोलन चलने के क्रम में यह घटना घटती है, चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को, जिसमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पुलिस चौकी थी चौरा चौरी नामक जगह पे, जहां भारतीयों द्वारा कुछ हिंसक घटनाएं की जाती हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के मर जाते हैं। यह घटना एक हिंसक घटना थी। गांधी जी ने इसका ऐतराज जताया और बोला कि हम इस आंदोलन को स्थगित करेंगे। उन्होंने 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया और सार्वजनिक रूप से इसकी ऐलान 12 फरवरी 1922 को किया गया और असहयोग आंदोलन यहां स्थगित कर दिया। यद्यपि इस आंदोलन में काफी लोगों को आलोचना झेलना पड़ा। गांधी जी की तो सबसे अधिक आलोचना की गई। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इस बात के लिए गांधी जी से खफा थे। गांधी जी के इस आंदोलन में इस घटना चौरी चौरी हत्याकांड होने से उनके ऊपर अंग्रेजों ने राजद्रोह का मुकदमा दायर किया और अंग्रेजों ने 6 वर्ष का उन्हें कारावास का सजा दिया। उन्हें जेल की सजा हुई है और 13 मार्च 1922 को उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है और स्वास्थ्य स्थिति खराब होने के कारण उन्हें जेल से जल्द ही रिहा कर दिया जाता है और इन्हें 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी जेल से जब बाहर आते हैं तो वे कुछ रचनात्मक और सुधारात्मक आंदोलन प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन जनता के तरफ से उन्हें उतना अधिक सहयोग नहीं प्राप्त हो पाया। एक बात यहां बता दो कि 1924 ईस्वी, जो कि बहुत ही फेमस काल माना जाता है, 1924 ईस्वी में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं बेलगांव अधिवेशन में। तो गांधी जी बेलगांव अधिवेशन में पहली बार 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। यह पहली और आखिरी बार थी कांग्रेस का। अब 1924 के बाद की घटनाओं पे हम नजर डालते हैं। अगर 1924 की बाद की घटनाओं पे देखा जाए तो अब इनके लाइफ का बड़ा आंदोलन स्टार्ट होता है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन होने के पहले कुछ ये पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। वे कौन सी कारणें रही थी जो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जिसके वजह से होती है, उन कारणों पे नजर डालते हैं। लेकिन नजर डालने से पहले कुछ और प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे भी फिलहाल तत्काल यहां से हटा रहे हैं और टॉपिक आगे की ओर क्लियर करते हैं। मैं आपको बता दूं, हाँ, एक पॉइंट मैंने पिछले क्लास में शायद जिक्र नहीं किया था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और इसीलिए प्रत्येक 9 जनवरी को, जरा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक 9 जनवरी को। और यह प्रवासी भारतीय दिवस शुरुआत किया गया वर्ष 2003 से, जिसकी संस्तुति लक्ष्मीमल सिंघल महोदय ने दी। लक्ष्मीमल सिंघल महोदय हैं और इन्होंने अनुशंसा की कि प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और एक बात मैं बता दूं कि इस 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है 2003 से, भारत के लोग जो विदेशों में अच्छे उनके कृत्य के लिए भारतीय प्रवास से सम्मानित किया जाता है और प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किनके उपलब्धि में मनाया जाता है? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को इंडिया में लौटे थे, इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को वह इस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और यह प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 2003 से मनाया जाने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी संस्तुति लक्ष्मीमल सिंघल या कहीं कहीं शॉर्ट में LM सिंघल भी लिखा रहता है, और LM सिंघल के द्वारा इसकी संस्तुति प्रस्तुत की गई है। 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम जाना जाता है गांधी जी की उपलब्धि के रूप में।
आगे देखते हैं, हम इसकी चर्चा करते हैं, यहाँ से टॉपिक हटाते हैं। और गांधी जी ने कई छोटे छोटे आंदोलनों में भाग लिया था। मैं आपको बता दूं कि वह मजदूरों के लिए और किसानों के लिए भी उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था। एक खेड़ा आंदोलन है, और खेड़ा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था यह गुजरात में है। किसानों का आंदोलन था, यह था कि कर नहीं आंदोलन, चूंकि टैक्स वहां खेड़ा में अचानक अंग्रेजी सरकार ने बढ़ा दी, और उस वर्ष फसल की बहुत क्षति हुई थी। बात है 1918 की, इसलिए किसानों के पक्ष में खेड़ा में, जो कि गुजरात का एक प्रदेश है, गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किया था, खेड़ा आंदोलन 1918 में, जिसमें उनका नारा था कर नहीं आंदोलन 1918 में। इसके अलावा उन्होंने मजदूर आंदोलन में भाग लिया, और पहली बार मजदूरों के लिए उन्होंने आमरण अनशन भी किया था। आज हमने सहयोग पे परिचर्चा किया है और गांधी जी के युग के बारे में परिचर्चा की है। कल नए टॉपिक के साथ सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के साथ मिलते हैं, लेकिन एक रिव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट, बिल्कुल वन लाइनर पॉइंट में ले लेते हैं क्वेश्चन और विथ आंसर। मैंने क्या क्या आज बताया? मैंने आज बताया आपको कि 9 जनवरी को प्रवास भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको पॉइंट बताया था कि 19 अक्टूबर 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया, और उसी 19 अक्टूबर 1919 को विश्व भारत में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया यहाँ पे चौड़ा चौड़ी हत्याकांड फेमस घटना थी। 5 फरवरी 1922 को गांधी जी को इसी में मुकदमा में जेल में डाला जाता है। 13 मार्च 1922 को और गांधी जी को रिहा किया जाता है। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के चुने जाते हैं, और यह 1924 के बेलगांव अधिवेशन में चुने जाते हैं, जो कि पहली और आखिरी बार चुने जाते हैं। और उसके बाद उनका लाइफ का अगला स्टेप स्टार्ट होता है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से, जिसकी परिचर्चा हम कल करेंगे, कैसी पृष्ठभूमि थी और कैसे तैयार हुआ। और कल 1 मई है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्व मजदूर दिवस है, और कल विशेष फोकस करते हैं। इसके लिए आप वीडियो पे निरंतर बने रहेंगे और मेरा बैक वाला वीडियो भी देखते रहेंगे, ताकि अगली कड़ी को समझते रहना है। और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को मस्ट वॉच करें।